नमस्ते एंड जय हिंद टू एवरीवन। BPAG 171 ये किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। और इसमें यूनिट नंबर 7 तक पढ़ चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है नहीं लिखा है वो यूनिट नंबर 7 तक कंप्लीट कर ले प्लेलिस्ट में जा कर के। और आप पहली बार आए हो चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों क्षति का आकलन यानी कि डैमेज असेसमेंट। अब देखो, क्षति मतलब नुकसान होता है, और क्षति का आकलन हम आपदा से पहले भी कर सकते हैं, किसी इलाके में आपदा के दौरान भी कर सकते हैं और आपदा के बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन परिभाषा समझते हैं। क्षति का आकलन किसे कहते हैं? तो क्षति आकलन प्राकृतिक आकस्मिक यानी कि अचानक मानव जनित आपदा के परिणाम स्वरूप समुदाय को होने वाले नुकसान पीड़ा को जानने की प्रक्रिया है। इसमें हमें घटना अथवा आपदा का प्रकार, दायरा यानी कि कितना विस्तृत रूप में ये आपदा आया है, जैसे कि भूकंप आया तो कितने इलाके में वो दायरा हो जाएगा, और गंभीरता का पता चलता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका क्षति आकलन, जिसमें आप किसी भी सोसाइटी समाज में कितना नुकसान हो सकता है या हुआ है ना, उस समाज को कितनी पीड़ा पहुंची है, तो उसको जानने की प्रक्रिया क्षति का आकलन कहलाती है। क्षति आकलन क्यों करते हैं, इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं। तत्कालिक बचाव और राहत कार्यों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में प्रभाव की स्थिति जानने हेतु शीघ्र आकलन तैयार करना। भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, आश्रय व आवश्यक वस्तुओं की मात्रा का अनुमान लगाना। दीर्घकालीन राहत और उपकरणों की मात्रा का पता लगाना। भविष्य की समकक्ष परिस्थितियों में उसी प्रकार की कार्यवाही के उद्देश्य से विशेष क्षेत्रों की पहचान करना। यानी कि किसी इलाके में अगर कोई मान लो आज भूकंप आया है, ठीक है, और आने वाले साल में भी भूकंप आ सकता है, तो उसके लिए हम अगर क्षति का आकलन पहले से ही तैयार रखेंगे, पहले से ही मतलब अंदाज़ा लगा के रखेंगे किसको नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, तो भविष्य में आने वाली आपदा के प्रति अपन सजग रह सकते हैं। जान माल की हानि को कम करना, है ना, इसलिए हम किसी क्षेत्र में क्षति का आकलन करते हैं, यानी कि कितना नुकसान हो सकता है या हुआ है, कौन प्रभावित हुए, यही सब क्षति आकलन कहलाता है। क्षति आकलन के तत्व है: प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, रिपोर्ट बनाना व निष्कर्ष निकालना, और पूर्व अनुमान लगाना। मतलब किसी क्षेत्र में अगर सुनामी है, वो आई नहीं है लेकिन आ सकती है, उससे पहले गैस कर लिया कि इतना नुकसान हो सकता है यहाँ पे। तो ये सब क्षति आकलन के तत्व हैं। आगे इसी में पढ़ो, आवश्यक सूचना के प्रकार और आंकड़ों को इकट्ठा करने के स्रोतों की पहचान करना। निर्णयकर्ताओं, योजनाकारों, कार्यान्वयनकारों, सामुदायिक समूहों, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा दी गई सिफारिशों व बताए गए उपाय हैं, वो भी आपके क्षति आकलन के तत्वों में शामिल होते हैं। क्षति आकलन से उत्पन्न बुनियादी आंकड़े, तो मतलब अगर किसी जगह में कोई मान लो भूकंप वगैरह आया, वहाँ पे क्षति आकलन किया है अपन ने, तो उसमें मतलब क्या जान सकते हैं अपन, तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में हुआ कुल नुकसान जान सकते हैं, प्रयोग के लिए उपलब्ध संसाधन जान सकते हैं, आपदा प्रभावित गांव अथवा वार्डों में जोखिमों के प्रकार व उनकी डिग्री माप सकते हैं। जोखिम मतलब रिस्क, समस्या। डिग्री का मतलब है कि कितना नुकसान किया है उस आपदा ने, मतलब कम किया है या ज़्यादा किया है, वो स्तर उसकी डिग्री कहलाता है ना, आपदा की डिग्री कहलाता है। भूतकाल की घटनाओं की क्षति और राहत व्यय के विवरण, जनगणना के आंकड़े को मकर क्षेत्र विभिन्न भवनों का विवरण, ये भी लिखना, इसका भी पता चलता है क्षति आकलन से हमें। आपदा में फंसे लोगों हेतु राहत बहाली की प्राथमिकता तय करना, यानी कि किसको मान लो उस क्षेत्र से निकालने की आवश्यकता है, प्राथमिकता तय करना, ये भी हमें पता चल जाता है क्षति आकलन जब हम करते हैं। तो आगे क्षति आकलन के आयाम क्या है? आयाम मतलब डायमेंशन, इसके पहलू क्या है, मतलब इसके अंदर हम किस किस की बात करते हैं वही इसके आयाम होंगे। आपदा प्रबंधन में क्षति का आकलन बहुआयामी होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की हम बात करते हैं और इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं। पहला है मानव जीवन की हानि। यह क्षति आकलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें पता लगाया जाता है कितने लोग मर गए, कितने लोग विकलांग हो गए, कितने लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, कितने लोगों को मामूली चोटें, और कितने लोग लापता हो गए हैं। दूसरा, क्षति आकलन के आयाम में अपन पढ़ते हैं संपत्ति को कितना नुकसान हुआ है। तो क्षति आकलन में निजी और सार्वजनिक संपत्तियों, फसलों, पशुधन, कृषि, वृक्षारोपण, सड़कों, जल आपूर्ति,
बिजली और अन्य बुनियादी ढांचों की सुविधाओं को होने वाला नुकसान इसमें शामिल हो सकता है। थर्ड पढ़ते हैं अपन इसमें मूल्यांकन के स्तर। अब देखो इसके दो स्तर होते हैं, एक तो त्वरित क्षति आकलन यानी कि तुरंत है वो हम क्षति या कितना नुकसान हुआ है वो तुरंत पता लगा लेते हैं। कैसे? उस स्थान का नाम पता करते हैं, आपदा एक कारक यानी किस वजह से आपदा आई है, आपदा आने की तिथि और समय क्या है, प्रभावित क्षेत्र क्या है, और कुल प्रभावित गांव और आसपास का इलाज यानी कि क्या वहाँ पे प्राथमिक उपचार करवाने के लिए सुविधाएं पर्याप्त हैं, या कुल आबादी कितनी है वहाँ की। ठीक है, तो ये होता है तुरंत में हम क्षति आकलन करते किसी इलाके का। दूसरा होता है विस्तृत क्षति आकलन। इसमें अपन पूरे इलाके का सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करते हैं, घूम घूम कर डेटा कलेक्ट करते हैं और सब कुछ पता लगाते हैं आपदा के बारे में, क्यों आई है, कौन प्रभावित हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना जान माल का हानि हुआ है। इसमें आपदा से संबंधित सभी बिंदुओं का गहन व व्यापक विश्लेषण किया जाता है। यह आकलन आपदा के दौरान हुई विफलता के तंत्र की जाँच करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, घटना का दायरा, है ना, घटना का दायरा। इसमें कुल क्षति और चोटों सहित घटना का दायरा शामिल होता है। आवश्यक संसाधन, इसमें घटना के प्रबंधन और इससे उबरने के लिए आवश्यक संसाधन शामिल हो सकते हैं। आगे संबंधित विभाग और सहायता समूह। संबंधित प्रशासनिक विभाग को अपने कर्मचारियों के माध्यम से अतिशीघ्र आपदा से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना पड़ता है, यानी कि सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी इलाके में अगर कोई आपदा आई है तो, है ना। इस हेतु नागरिक समाज, सहायता समूह तथा मीडिया भी उस कर्मचारियों की हेल्प करता है ताकि तत्कालिक व दीर्घकालिक आपदा राहत के उपायों को अपनाकर उस क्षेत्र की जान माल की रक्षा की जा सके। अब नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, क्षति आकलन का ढांचा और पद्धतियाँ, यानी कि ये क्षति आकलन किस प्रकार से हम करते हैं, है ना, उसका क्या फॉर्मेट है या क्या रूपरेखा है वो हम पढ़ेंगे। तो इसको दो भागों में बांटते हैं, ढांचे और पद्धतियों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है आरंभिक स्थिति का अवलोकन, दूसरा पार्ट है आवश्यकताओं का विश्लेषण। पहले पार्ट में पढ़ते हैं आरंभिक स्थिति का अवलोकन। तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपदा द्वारा संबंधित क्षेत्र में हुई क्षति यानी कि नुकसान की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, कितना नुकसान हुआ है। यह एक समयबद्ध कार्य है यानी कि टाइम लिमिट के अंदर करना पड़ता है। यह आपदा घटित होने के बाद पहले 8 घंटे में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, मतलब आपदा आ गई है कहीं, मान लो कहीं पे लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन हो गया है, 8 घंटे के अंदर मतलब उसके बारे में लिखना है, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मर गए हैं। इसमें हताहतों की संख्या यानी कि घायलों की संख्या को, मान लोगों का विस्थापित होना मतलब कितने लोग अपना गाँव छोड़ के चले गए। बचाव कार्य तथा महत्वपूर्ण सेवाओं की क्षति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह कार्य वायुयान, यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों, बिहार असम में कई बार बाढ़ आ जाती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री हवाई जहाज में ऊपर से देखते रहते हैं, मतलब कितना खेत है वो पानी से भरा हुआ है। तो वायुयानों की मदद से उपग्रह की तस्वीरों के माध्यम से, रिपोर्टों के माध्यम से, है ना, रिपोर्टों के माध्यम से आरंभिक स्थिति का अवलोकन किया जाता है ताकि संबंधित विभाग के कर्मचारी आवश्यक व तत्काल कार्रवाई कर सकें। अब इसमें दूसरी पद्धति देख लेते हैं, आवश्यकताओं का विश्लेषण। अब देखो, जहाँ पर डिजास्टर आपदा आती है तो इसमें प्रभावित आबादी यानी पॉपुलेशन के लिए अपेक्षित सहायता का प्रकार, यानी कि किस प्रकार की जरूरत है उनको, यानी कि खाने की है या फिर किसी को गाड़ी की है ना। अपेक्षित सहायता का प्रकार व स्तर निर्धारित किया जाता है। इसमें आपदा की प्रकृति व मात्रा देखकर ही समुदाय के असुरक्षित लोगों की प्रमुख आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह आपदा की क्षति मात्रा और उसका प्रकार, बाद की चुनौतियाँ, उपलब्ध संसाधन और राहत पहुंचाने की स्थानीय क्षमता का विवरण भी प्रदान करता है। ठीक है, आवश्यकताओं का विश्लेषण में आपको ये लिखना है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हम पढ़ रहे हैं क्षति आकलन का ढांचा और पद्धतियाँ। अब देखो, एक इसी हेडिंग में हम पढ़ेंगे क्योंकि आ सकता है सवाल कि मतलब क्षति आकलन की योजनाएं किस प्रकार से बनाई जाती है और किन क्षेत्रों में बनाई जाती है। तो निम्नलिखित क्षेत्रों हेतु क्षति आकलन योजनाएं बनाई जाती है। पहला क्षेत्र हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये इसी हेडिंग में है, ध्यान रखना, इसी हेडिंग में क्षति आकलन का ढांचा और पद्धतियाँ। ठीक है, तो पहला क्षेत्र हो गया मानव जीवन। आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहले मृतकों की संख्या, स्थायी विकलांगता, गंभीर रूप से घायल, मामूली रूप से घायल, लापता लोगों की संख्या पता की जाती है। साथ ही प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली जाती है कि इस परिवार में कमाने वाले कितने थे, क्या वो मर गया कमाने वाला, ठीक है, और कितने बचे हुए हैं जो नहीं कमाते हैं। पर्यटकों को, यात्रियों को, श्रमिकों की संख्या का पता लगाना किसी जगह मुश्किल होता है, कितने लोग मर गए, कितने दब गए। इस प्रकार के आंकड़े सामुदायिक संस्थाओं को, मीडिया, सरकार द्वारा इकट्ठा करके आपदा राहत हेतु उचित योजनाएं बनाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे, दूसरा क्षेत्र
आवासीय क्षति यानी कि सरकारी बिल्डिंग और जो लोग रहते हैं जिन बिल्डिंगों में, उनका नुकसान हो जाता है, दरार आ जाती है, कई ढह जाती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में रिहायशी जहां लोग रहते हैं, सरकारी व्यावसायिक इमारतों के नुकसान का पता लगाया जाता है। इस हेतु उस क्षेत्र में भ्रमण करके या विजिट करके सर्वे किया जाता है तथा मकानों की श्रेणियां निर्धारित की जाती है, यानी कि कितने मकान हैं वो सरकारी हैं, कितने मकान हैं वो रिहायशी या नॉर्मल लोग रहते हैं, और कितने मकान हैं वो व्यावसायिक बिल्डिंग हैं। चित्रों फोटो के माध्यम से आवासीय क्षति का विश्लेषण किया जाता है। आवास का नुकसान उसमें प्रयुक्त की गई सामग्री प्रौद्योगिकी स्थान के आधार पर होता है। अब देखो, किसी बिल्डिंग के अंदर अगर घटिया क्वालिटी का सीमेंट है ना यूज किया गया तो वो जल्दी ढह जाएगी, वही बात लिखी है। थर्ड पॉइंट, सामुदायिक आधारभूत संरचनाएं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी समुदाय में दोस्तों पेयजल, सड़कें, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाएं देने वाले कुछ बिल्डिंग शामिल होते हैं, उनमें नुकसान होता है तो उस क्षेत्र में सर्वे करके तथा फोटोग्राफ खींचकर बुनियादी ढांचों के नुकसान का आकलन करके उन्हें ठीक करने हेतु योजना बनाई जाती है। फिर चौथा क्षेत्र देखते हैं, पर्यावरण की क्षति का आकलन, है ना। ये चौथा क्षेत्र हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या लिखना है, प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं के कारण भूमि, वृक्षों, वन, भोजन, चारा, जल, लकड़ी आदि का नुकसान होता है। आपदा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करके एक मानचित्र तैयार किया जाता है जिससे जानवरों, मनुष्यों को संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है। पांचवा क्षेत्र देखते हैं, आजीविका संबंधी क्षति। आपदाओं के कारण सामाजिक व आर्थिक प्रभाव सामने आते हैं। देखो क्या होता है कि किसी इलाके में भूकंप, बाढ़ आ जाते हैं तो वहाँ काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, कलाकार होते हैं, मछुआरे होते हैं, किसान होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि सड़कें टूट गई है, मार्केट नुकसान हो गया है, बिल्डिंगें ढह गई है। तो किसी भी आपदा में आर्थिक हानि होती है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्रत्यक्ष हानि, ठीक है, डायरेक्ट लॉस। तो इसमें क्या आएगा, कृषि मछली पालन व्यापार व वस्तुओं के उत्पादन में अगर कमी होती है सीधे सीधे तो इसे प्रत्यक्ष हानि कहते हैं। आपदा में दूसरी टाइप की आर्थिक हानि होती है अप्रत्यक्ष हानि, जिसे जैसे भावी रोजगार, मतलब कि अगर कोई आज बाढ़ आ गई, ठीक है, आज बाढ़ आ गई तो मैं सोचूंगा कि यार 5 साल बाद में मुझे रोजगार मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर उस इलाके में बाढ़ बनी रही, भूकंप आते रहे तो मेरा भावी रोजगार मुझे नहीं मिलेगा, ये अप्रत्यक्ष हानि होगी। और आमदनी ये भी इसमें आएगी। अतः प्रत्येक वर्ग जो आपदा प्रभावित है उनके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं बनाकर उनकी आजीविका यानी कि उनकी लाइवलीहुड सुनिश्चित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, ये छठा क्षेत्र है। आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन लोग होते हैं, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, वृद्ध, विकलांग, HIV से संक्रमित व्यक्ति, बीमार व्यक्ति सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं किसी आपदा से। सरकार के कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आपदा से बचाने हेतु पर्याप्त स्वास्थ्य योजनाएं भी बनाती है तथा सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि आपदा वाले इलाकों में पर्याप्त हवा, जल, रोशनी की उपलब्धता हो जिससे लोग संक्रामक बीमारियों से भी बच सकें। अब देखो जहाँ पे बाढ़ आ गई है ना, जहाँ पे भूकंप आ गए तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को पानी नहीं मिल पाता है और लोगों को रोशनी नहीं मिल पाती है पर्याप्त, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और लाशों के सड़ने से, एक जगह पड़े रहने से काफ़ी ज़्यादा संक्रामक बीमारियां फैलती है। तो सरकार ऐसे लोगों के लिए जो कि उस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनके लिए योजना बनाती है। सातवां क्षेत्र देख लेते हैं, आपदा के मनोसामाजिक प्रभाव का आकलन। अब देखो जहाँ पर मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप या फिर सुनामी आ जाती है तो वहाँ का व्यक्ति है ना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है, उत्तेजना आ जाती है, उसको डर लगने लगता है, नींद नहीं आती, काम में अरुचि पैदा हो जाती है, चिंतित रहता है वो, और बच्चों को वहाँ बुरे सपने आदि आते हैं। अतः वहाँ का प्रशासन मनोसामाजिक विशेषज्ञों की सहायता से ऐसे लोगों की सूची बनाकर उन्हें मानसिक बीमारी से उबरने हेतु योजना बनाता है। ये सातवां क्षेत्र हो गया। आठवां क्षेत्र देखते हैं दोस्तों, कामकाजी महिलाएं। अब जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, या फिर किसी ऑफिस में काम करती हैं महिलाएं, तो वो सबसे ज़्यादा भी प्रभावित होती हैं किसी आपदा से। तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं का दैनिक जीवन अत्यंत प्रभावित होता है। अतः वहाँ की महिलाओं से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करके उचित योजना बनाई जाती है जिससे वो अपने सामान्य जीवन में वापस लौट सके। दोस्तों ये सवाल आ सकता है, क्या सवाल आएगा, है ना, यही सवाल आएगा दोस्तों 20 नंबर का। देखो ये हेडिंग आपको देखो, क्षति आकलन का ढांचा और पद्धति है, इसको विस्तार से बताएं। तो सबसे पहले तो ढांचा और पद्धतियों को दो भागों में बांटा जाता है और फिर आपको अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बता देना है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए फिर सरकार है
वो योजनाएं बनाती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये चैप्टर है यहीं पे एंड होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में बीपीएससी 171 यूनिट नंबर 8 कंप्लीट होता है। अगर आपको दोस्तों ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया है, तो एक कमेंट करके बताना कैसा लगा चैप्टर। मिलते हैं यूनिट नंबर 9 में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।